हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, तो इनकी उपलब्धताएं निश्चित तौर पर बहुत अधिक होंगी। बिना समय गंवाए मैं सर को आमंत्रित करती हूं कि सर आप हमारा उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रेखा लगरखा। बुंदेलखंड की धरती पर एवं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गांधी सभागार में पूरे देश एवं अन्य प्रदेशों से पधारे हुए सभी साहित्यकारों का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिवार आपका वंदन अभिनंदन करता है। बुंदेलखंड साहित्य महोत्सव 2022 यह आयोजन बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल सोसाइटी एवं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा आज से प्रारंभ होकर 3 दिवस के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विभिन्न चर्चाएं होंगी, विभिन्न वार्ताएं होंगी, विभिन्न सेशंस होंगे और कई लेखक, कई वक्ता इसमें अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर हमारे मध्य मंच पर उपस्थित श्री नरेश सक्सेना जी, जो कि एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और साहित्य के क्षेत्र में उनका नाम बहुत इज्जत और सम्मान से लिया जाता है, आपका स्वागत है। जिनको आपने अभी सुना, मैत्री पुष्पा जी, जो कि नोएडा से पधारी हुई हैं और मुझको ये बताया गया कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का ही एक एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है बीकेडी, वहाँ भी उनका कुछ समय तक अध्ययन हुआ है। आपका भी यहाँ पर स्वागत है। मेरे सामने उपस्थित जितने वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जितने लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, वक्ता हैं, कवि हैं, सभी का इस बुंदेलखंड की धरती पर पुनः स्वागत करता हूँ। हमारे साथ जो कुछ छात्र छात्राएं भी जुड़े हुए हैं और ये ऐसे युवा तरुणाई है, ऐसे युवा छात्र हैं जो कि साहित्य की दिशा में और साहित्य को जानने के लिए इनके मन में भी एक क्यूरियोसिटी है, एक जिज्ञासा है कि हम साहित्य क्या होता है। और हमारे जो 60, 70, 80 वर्ष के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो साहित्य के बारे में उनका दृष्टिकोण क्या है, क्या सोच है, क्या विचार है। तो ये अच्छा लगा कि आज के युवा साहित्यकार भी आप लोगों में से कोई ना कोई आगे समय में विकसित होंगे। मैं बधाई देना चाहता हूँ चंद्र प्रकाश सिंह जी को, जो कि उपाध्यक्ष हैं बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल सोसाइटी कि उन्होंने एक बहुत मेहनत के बाद, काफ़ी लंबे समय से वो मेहनत कर रहे हैं, आज ये जो साहित्य का महाकुंभ है ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आयोजित कर रहे हैं वो। तो उनको मैं प्रशंसा करता हूँ, उनको बधाइयाँ देता हूँ कि सभी साहित्यकारों को एक मंच पे लाना एक बड़ा मुश्किल रहता है और क्या उसकी थीम रहेगी, क्या डिस्कशंस रहेंगे, क्या डिस्कोर्स होगा, क्या इंटरेक्शंस होंगे, ये भी उन्होंने बड़े अच्छे से विभिन्न सेशंस का चयन किया है। साथ ही जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की हमारी टीम जुड़ी हुई है, डॉक्टर रेखा लगरखा के साथ अन्य जो शिक्षक हैं, फैकल्टीज़ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं यूजी, पीजी, पीएचडी के, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है और ये सबकी मेहनत के बाद ही आज ये बुंदेलखंड साहित्य महोत्सव यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। मैं आपको कुछ जो बाहर से लोग आए हुए हैं बताना चाहूँगा कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी अपनी एक डाइवर्सिफाइड एजुकेशन में, ये इसकी ग्लोरी है, ब्यूटी है, वोकेशनल, प्रोफेशनल एवं अन्य टेक्निकल प्रोग्राम्स में अपना एक्सपांशन कर रहा है। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 367 इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड हैं। इसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है वो 7 जिलों में है, जिसमें कि लगभग 3 लाख के लगभग छात्र अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय के परिसर में 9000 से अधिक छात्र परिषद हैं। यहाँ पर डिप्लोमा, यूजी, पीजी, पीएचडी के विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। कुछ पाठ्यक्रम बहुत अच्छे हैं जो कि अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं हैं, बहुत कम जगह रहते हैं। फॉरेंसिक है हमारे पास,
फिजियोथेरेपी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता लिए हुए है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में इनोवेशन सेंटर है, जिसमें हाल ही में टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर डीएसटी द्वारा ₹5 करोड़ का अप्रूवल किया गया। हम लोग नेक B++ है, इस बार प्रयास कर रहे हैं कि नेक में हम हायर ग्रेड कैसे लाएं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कई जो पाठ्यक्रम हैं, हमारे 96 इंस्टीट्यूशन पाठ्यक्रम हैं और 2373 कोर्सेज हैं, उसमें कई कोर्सेज में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी समावेश किया है। हम ये सभी जानते हैं कि अगर हम बुंदेलखंड की बात करें या झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम निश्चित तौर पर याद आता है, जिन्होंने झांसी को एक पहचान दिलवाई। यदि हम साहित्य के बारे में बात करें, संस्कृति के बारे में बात करें, तो मैथिली शरण गुप्त जो कि एक राष्ट्र कवि हैं, उन्होंने साहित्य की धारा को झांसी से प्रारंभ किया। और जो आज ये साहित्य महोत्सव हो रहा है, तो निश्चित ये मैं भी समझ रहा हूँ कि हमारे राष्ट्र कवि आदरणीय स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त जी की आत्मा भी यदि देख रही होगी तो उनको भी अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ पर मैंने जो सपना देखा था, मैंने साहित्य का जो बीज लगाया था, वो बीज एक वट वृक्ष के रूप में फैल रहा है और लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम बुंदेलखंड के क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों द्वारा, सोसाइटीज़ के द्वारा करवाए जाते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि विश्व स्तर पर यदि आप किसी की वर्थ देखना चाहते हैं, किसी कंट्री का उसका प्राइस देखना चाहते हैं, उसका आप एकेडमिक या लिटरेरी एवेल्यूशन करते हैं, उसका वैल्यूशन करते हैं, तो साहित्य अपने आप में एक बहुत बड़ा की इंडिकेटर है, एक बहुत बड़ा एक पैरामीटर है। साहित्य के साथ ही वो देश हर दिशा में विकसित होता है और वहाँ के युवा अपना क्या भविष्य बनाएंगे, ये वहाँ का साहित्य ये बताता है। ऐसे पूरे विश्व में जो देश हैं जिन्होंने अपने साहित्य को या तो भुला दिया, या अपने इतिहास को भुला दिया, या अपनी संस्कृति को भुला दिया, या अपने आचार विचार संस्कारों को भुला दिया, तो वो देश या तो समय के कालखंड में या तो स्वतंत्र नहीं हो पाए या वो परतंत्र हो गए, किसी दूसरे देश ने उन पर कब्जा कर लिया। हम सभी लोग भारत के जितने देशवासी हैं 135 करोड़, हमको अपने ऊपर एक गर्व होना चाहिए कि भारत सरकार ने कई ऐसी नीतियां बनाई हैं, चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या कई ऐसे प्रकल्प खोले गए हैं जिसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत की संस्कृति, भारत का सनातन धर्म, भारत का दर्शन, भारत का इतिहास, भारत का लेखन, भारत का साहित्य कैसे प्रिजर्व किया जाए और युवा पीढ़ी को उससे कैसे जोड़ा जाए। हम भी ये जानते हैं कि समाज या युवा वर्ग जो भी सीखता है, जो भी समझता है, जिसमें वो पलता है, जो वो सांसें लेता है और स्टेप बाय स्टेप जब वो आगे बढ़ता है, अपने मिशन से लेकर विजन की ओर आगे बढ़ता है, तो उसमें साहित्य एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो भारत का इतिहास है हजारों वर्ष पुराना है और हमारा साहित्य मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अद्भुत है, सबसे ज़्यादा अविस्मरणीय है एवं अतुल्य है। इसलिए हम बोलते हैं अतुल्य भारत, अतुल्य साहित्य। हम ये भी जानते हैं कि साहित्य के ही माध्यम से हमने अपने आदर्श स्थापित किए हैं, इष्ट देवों को स्थापित किया है। साहित्य ही हमको सिखाता है कि माता पिता के प्रति अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करना है। ये साहित्य ने विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न लेखों के माध्यम से हम सभी के समक्ष रखा है। हम ये भी जानते हैं कि साहित्य आज भी कबीर के दोहे की बात करें, तुलसीदास जी की बात करें, तो कई ऐसे वाक्य हैं जो आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक स्रोत हैं और हमारे लिए एक स्पार्क की भांति क्रिएट करते हैं। हमारे एक पथ प्रदर्शक के माध्यम से हम सबको गाइड करते हैं। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे, उड़ जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे। आप सब साहित्यकार हैं
तो इसका मतलब बताना भी मुझे नहीं समझता। ये लाइनें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं कि एक शिक्षा, इसमें शिक्षा भी देते हैं कि कैसे एक व्यक्ति का मूवमेंट स्टार्ट होता है सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, और जब वो डेस्टिनेशन तक पहुंचता है फिर वो सोर्स की तरफ एक आने लगता है। जैसे हम लाइफ को यदि परिभाषित करते हैं तो हम जब जीवन हमारा प्रारंभ होता है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, नथिंग, वी डोंट हैव दी एनीथिंग इन आवर हैंड्स। और जब लाइफ हम अपनी स्टार्ट करते हैं तो दुनिया भर की आपाधापी है, जद्दोजहद है, वो एवरीथिंग पाने के लिए है कि हमको सब मिल जाए। और जब हमारा डेस्टिनेशन आता है, एंड डेस्टिनेशन आता है, तो फिर हम उस सोर्स की तरफ जाते हैं। जैसे पंछी जहाज से उड़ता है फिर पहुंचता है जहाज पर, हमारे पास जब हम जाते हैं वी डोंट हैव एनीथिंग एट दैट टाइम। तो हमारा ये जो साइकिल है, इस साइकिल को कई जो लाइफ स्किल्स की हम बात करते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं, कई साहित्यकारों ने इसको बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। आज पूरे विश्व में जो भी चमक हो रही है, जो भी प्रगति है, चाहे टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन की हम बात करें, 21st सेंचुरी की बात करें, इंडस्ट्री 4.0 की हम बात करें, इसमें कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि भारत के साहित्य संस्कार की झलक है। हम ये जानते हैं कि हम चाहे आर्यभट्ट की बात करें या मेघदूत की बात करें या एयरक्राफ्ट की बात करें या मिसाइल्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारे वेदों में वो चीज़ बताई गई है। हम चाहे पृथ्वी और सूर्य के बीच की बात करें तब भी ये हमारे साहित्य में है। तो कई लोगों ने, विदेशी आक्रांताओं ने भारत के साहित्य का जो एक हुनर था, उसका जो सीक्रेट था, उसको चुरा लिया और चुराने के बाद अपने ढंग से पेश कर लिया। आप वही ढंग पर जब पाश्चात्य देशों से आता है तो हमको लगता है कि ये नयापन है, ये एक इनोवेशन है, ये कोई डिस्कवरी है। तो उसमें आप ये देखेंगे कि हम नालंदा तक्षशिला की बात करते हैं जिसमें साहित्य का एक बहुत विशाल भंडार था, और हम रामायण की बात करते हैं जब उसमें एक एयरक्राफ्ट की बात की गई कि कैसे राम भगवान का एक विमान था, पुष्पक विमान था, मल्टी टियर सिस्टम था। हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हनुमान चालीसा में भी ये लिखा हुआ है कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु ली लियो ताहि मधुर फल जानू, जिसमें एक डिस्टेंस की बात की गई है। और डिस्टेंस को फॉरेन कंट्रीज या पाश्चात्य लोगों ने ही, कई साइंटिस्ट ने इनोवेट करके अपने नाम पे वो पेटेंट और कॉपीराइट को रजिस्टर्ड कर लिया। हम सभी ये जानते हैं कि चाहे हम खंड काव्य की बात करें, कहानी की बात करें, सारांश की बात करें, संस्मरण की बात करें, उसमें अपने आप में एक अनोखापन है, एक यूनिकनेस है, एक डिस्ट्रिक्टिवनेस है। उसमें एक ऐसा स्पार्क है कि जब हम वो पढ़ते हैं, किसी का कोई लेख पढ़ते हैं या खंड काव्य पढ़ते हैं या किसी का संस्मरण पढ़ते हैं, जो हमारे साथ आज ये बुजुर्ग साहित्यकार बैठे हुए हैं, चलती फिरते ऑटोबायोग्राफी हैं, ये चलती फिरती ये लोग लाइब्रेरी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये साहित्यकारों का ही एक कंट्रीब्यूशन है, एक योगदान है भारत के लिए कि उन्होंने यहाँ की संस्कृति को संरक्षित भी किया है और संवर्धित भी किया है। और जो आने वाला समय में अब सबसे बड़ा जो चुनौतियाँ ये हैं कि समय के साथ साहित्य को जिंदा रखने के लिए हमारी जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। जब आप लोगों ने जब साहित्य की रचना करते होंगे, आप लोग किसी लेख को लिखते होंगे, कोई काव्य खंड को लिखते होंगे, उस समय सुविधाएं नहीं थी। कहीं आप जाते थे तो आपको यदि कोई लाइब्रेरी जाना है तो लाइब्रेरी में वो पर्टिकुलर पुस्तक लेने के लिए महीनों की वेटिंग लगती थी। उस समय सुविधाएं भी उत्पन्न नहीं थी। साहित्य की रचना के लिए आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, गूगल प्लेटफॉर्म नहीं था। तो आजकल की युवा पीढ़ी को इतने अच्छे रिसोर्सेज होते हुए कि गूगल पे कोई भी आप वर्ड डालेंगे उसका मीनिंग निकल आएगा। हम आज कहते भी हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, उसके बाद भी वो साहित्य की रचना उतनी नहीं हो पा रही है जितनी कि आपके कालखंड में हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उस समय सुविधाएं नहीं थी, पर जो उसकी क्वालिटी थी, गुणवत्ता थी, साहित्य के लेखन की थी, आज भी हम उसी का जिक्र करते हैं। आज कोई ऐसे साहित्य का जिक्र नहीं हम करते हैं जो आज से 5, 6, 7, 8 साल पुराना हो। हम बात करते हैं 50 साल पुराने साहित्य की, 100 साल साहित्य की। अब उसको हम इंटरलिंक कैसे करें, उसको इंटरलॉक्ड कैसे करें और उसको कैसे नए परिवेश में पेश करें आपको। क्योंकि आजकल ये माना जा रहा है कि जो पैकेजिंग है, यदि किसी को प्रेजेंट करना है तो पैकेजिंग अच्छी होना चाहिए।
अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो युवा पीढ़ी को वो ओरिजिनल जो साहित्य है, जो एक सुंदर सी पैकेजिंग के अंदर रखा हुआ है, आप अट्रैक्ट करके उसकी इन डेप्थ थिंकिंग को कैसे क्रिएट करेंगे, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा, मैं एक ये भी जो साधन और साधना की बात की गई है, तो इसमें भी जब विभीषण ने राम भगवान से बोला, जब रावण का युद्ध चल रहा था, कि भगवान राम आप तो नंगे पैर हैं, आपके तन पर वस्त्र भी नहीं है, एक मायावी विद्वान शक्तिशाली रावण से आप युद्ध कैसे करेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब उन्होंने देखा कि युद्ध चल रहा है, उनके पास अस्त्र भी नहीं है, शस्त्र भी नहीं है, रथ भी नहीं है, तब उन्होंने ये बोला कि तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से इसको लिखा है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, नाथ ना रथ नहीं तन पद त्राना, कहीं विधि जितब वीर बलवाना। भगवान राम विभीषण से कहते हैं कि हे प्रभु, ना तो सुरक्षा कवच है, ना सुविधाएं हैं, आप युद्ध के मैदान में अकेले खड़े हैं, आपके चेहरे पर कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, आप कैसे जीतेंगे इस मायावी से। तो भगवान राम ने जो उत्तर दिया, ये मैं समझता हूं कि युवा पीढ़ी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एक लेसन है, मूल मंत्र है। भगवान राम ने कहा कि मेरे पास रथ तो नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो तुमको नहीं दिख रहा। मेरे पास है सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोड़े। भगवान कहते हैं कि मेरे पास, उसके पास जो रथ है वो फिजिकल रथ है, या जो ऐसा सांसारिक रथ है जो कि आज की युवा पीढ़ी को दिख रहा है। जो साहित्यकार है, जो विचारक है, जो लेखक है, उसको जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि मेरे पास एक ऐसा रथ है जिसके सौरज और धीरज दो पहिए हैं, जिस पर सत्य और शील की ध्वजा का फहरा रही है, और बल विवेक दम और परहित घोड़े हैं। इन सब विभिन्न प्रकार के घोड़ों को मेरी क्षमा ने, प्रभु की कृपा ने रस्सियों से बांधे रखा है। ये मेरा एक सबसे बड़ा रथ है। तो मित्रों, आप भी सब वही साहित्यकार हैं जिन्होंने कि अपने जीवन का अग्निपथ प्रारंभ किया, अपनी संघर्ष यात्रा प्रारंभ की। तो भगवान राम की भांति उन्होंने साधनों पर जोर नहीं दिया। उन्होंने उस समय ये नहीं दिया, जब चाहे सक्सेना जी हो, मैत्री जी हो, या अन्य जो साहित्यकार हों, कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, संसाधन क्या हैं, साधन क्या है। उन्होंने अपनी साधना को एक प्राइम ऑब्जेक्टिव बनाया। तो वो जो उन्होंने साधना की, उसी के कारण आज हमको ये वर्षों पुराना जो साहित्य मिल रहा है, जिसको कि विचार मंथन हम आज कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी उसका कर रहेंगी, वही उन्होंने साधना की। उसके कारण अगर वो साधन देखते तो हो सकता है वो साधना नहीं कर पाते। जिस व्यक्ति ने साधन देके, संसाधन देके, उसका पूरा ध्यान वहीं चल पाता है, अच्छा साहित्य वो नहीं निर्मित कर पाता है। हम वासुदेव कुटुंबकम की श्रेणी पर एक कल्याणकारी, परोपकारी राष्ट्र निर्माण पर बात करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आने वाले समय में भारत एक विश्व में साहित्य के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से विश्व पटल पर अपनी एक छवि बनाए। हमने अभी भी ये देखा कि कुछ महीने पहले की बात है कि पूरे भारत में यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो भारत ब्रिटेन को पीछे करते हुए आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर है। साहित्य के क्षेत्र में भी देखें तो भारतीय साहित्य एक टॉप कंट्रीज के बीच में अपनी अहम भूमिका रखता है। हम ये भी जानते हैं कि भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्टूडेंट का एक समग्र विकास कैसे हो, 360 डिग्री उसका विकास कैसे हो। तो युवाओं को ये एक सुविधा भी दी है कि आप अपने कोर सब्जेक्ट के साथ कुछ ऐसे वैल्यू एडेड कोर्स ले सकते हैं, लेखन के कोर्स ले सकते हैं, साहित्य के कोर्स ले सकते हैं, जो कि व्यक्ति, जिससे कि आप अपने टैलेंट को, पोटेंशियल को, कैपेबिलिटी को आप बढ़ा सकें
और राष्ट्र के निर्माण में किस प्रकार से साहित्य के माध्यम से योगदान देना है, उसकी भी एक नई दिशा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा यह प्रारंभ कर दी गई है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी, चाहे हमारा हिंदी विभाग हो या पंडित दीनदयाल शोध पीठ हो, जिसमें साहित्य के विभिन्न विषयों पर शोध एवं अनुसंधान किया जाता है, और ऐसे जो छात्र हैं जो कि शोध अनुसंधान करते हैं, हमारी ये योजना भी है कि आने वाले समय में उनको कुछ सम्मानजनक राशि देकर उनको प्रोत्साहित किया जाए। ये शोध अनुसंधान में साहित्य के मामले में हमको जो साहित्यकारों की भी एक जो मदद लगेगी, आवश्यकता होगी, तो मेरी अपेक्षाएं हैं कि आप लोग भी हम सभी का सहयोग करेंगे और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी कैसे हो, ये जो 3 दिन की संगोष्ठी है, निश्चित ही उसका जो कंक्लूजन निकलेगा, इसको जो इंटरेक्शंस निकलेंगे और जो इसकी रिकमेंडेशंस आएगी, उसको हम भी इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। आज जो ये एक प्रवाह आप लोगों ने शुरू किया है यहाँ पर साहित्य का, तो निश्चित ही बहुत प्रशंसनीय है। और साहित्य की धारा को तो ये बोला जाएगा कि जो युवाओं के लिए खासतौर से एक साहित्यकार, आज जो वरिष्ठ साहित्यकार बोलते हैं, ये एक कलम से जो एक साहित्य लिखते हैं वो गंगा के प्रवाह जैसा होता है। गंगा जी निकलती हैं बड़े छोटे रूप में, गोमुख से हरिद्वार जाती हैं, आपके पास ही कानपुर जाती हैं, मैदानी इलाकों में जाती हैं, और जाते जाते कई लोगों के पाप का भी सर्वनाश करती हैं, लोगों को पवित्र करती हैं और सत्यता के मार्ग पर चलने का बोलती है और अमृत धारा को बहाती हैं। ऐसा ही एक लेखक या साहित्यकार के एक कलम से जो साहित्य निकलता है, गंगा के प्रवाह द्वारा अविरल बहता है, उसमें निश्चल भाव होता है और शाश्वत हो जाता है व्यक्ति उस साहित्य को जब पढ़ता है। तो पुनः मैं आप सभी साहित्यकारों का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपके सम्मान में कुछ 2 लाइनें कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि साहित्यकार या लेखक, चिंतक, विचारक, वक्ता अपने आप में एक इतना सम्मानजनक व्यक्ति होता है कि जिसके लिए ये कहा जाए कि ठोकरें इन्हें गिरा नहीं सकती, ठोकरें इन्हें गिरा नहीं सकती, मेहनत इन्हें थका नहीं सकती। ऐसी जिद होती है इन साहित्यकारों में कि हार भी इन्हें हरा नहीं सकती। इस शुभ अवसर पर बुंदेलखंड साहित्य महोत्सव में मैं पुनः आप सभी लोगों का वंदन, अभिनंदन करता हूं। और साहित्यकार के बारे में एक ये और कहा जाता है कि जो साहित्यकार रहते हैं, कवि रहते हैं, लेखक रहते हैं, उनमें टेंशन कम होता है। कारण क्या है युवा साथियों, आप ये समझिए, उसका कारण रहता है कि उनके मन में जो अंदर ज्वालामुखी रहता है, जो विचार मंथन रहते हैं, उसको वो कागज पे लेख के माध्यम से निकाल देते हैं, इसलिए वो टेंशन फ्री रहते हैं। आजकल के युवाओं में आपने देखा होगा, छोटे छोटे युवा हैं, वो ये बोलते हैं कि अरे मुझको टेंशन हो रहा है, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। एक सहनशीलता नहीं है, उनमें संयम नहीं है। कारण क्या है कि चाहे आप अपनी डायरी लिखें, जो भी आपके विचारों में आता है शब्दों के माध्यम से उस पर कागज पर लिखें। जो हम शब्दों के माध्यम से उसको कागज पर लिखते हैं तो हम अपने आप को एक रिलैक्स महसूस करते हैं। और साहित्य लिखना, कविताएं पढ़ना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मेडिटेशन है। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि आपने जो एक बहुत अच्छा चंद्र प्रताप जी ने जो यहाँ पर महाकुंभ प्रारंभ किया है, 3 दिवस में बहुत अच्छा रहेगा। और साहित्यकारों के यहाँ पर आवागमन से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में भी बहुत अच्छा एक वातावरण रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना मार्गदर्शन, अपना आशीर्वाद हम सभी को दिया। बुंदेलखंड साहित्य महोत्सव के इस परिवार के गिफ्टिंग पार्टनर अमन जायसवाल जी और ज्योत्सना जी कुछ पौधे आपको समर्पित करना चाहते हैं। मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगी, श्री अमन जायसवाल और ज्योत्सना जी।